अपडेट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा जो कि ये सेमेस्टर आपका होने वाला है, इसके जो कि क्या बोलते हैं, आपका जो बूस्टर सीरीज है और जो उसकी सेकेंड यूनिट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट कि आप हमारी अगर आप हमारी चैनल पर न्यू हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट सबसे पहले मिले, ठीक है। और दूसरी चीज की जो आप लोगों को लाइक वेट अ मिनट, जो आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाके एलियो अपडेट एप्लीकेशन लिखोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सेमेस्टर एग्जाम मैराथन आने वाला है, उसमें आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर के 500 से ज़्यादा एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी पिछले 5 साल के मिलेंगे। बात करते हैं एलियो अपडेट एप्लीकेशन क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हाई क्वालिटी नोट्स विद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो डाउनलोड करनी चाहिए आपको। बात करते हैं कि जो ये पैटर्न में मतलब एमसीक्यू पैटर्न पे जो परीक्षा होने वाली है, इसको जो हम लोग ने फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है एमसीक्यू की। अब हम लोग विद अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना आपका सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो कोई भी यूनिट छूटने ना पाए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको साथ में लेकर के आए सो दैट आप लोग उससे एक साथ पढ़ सके, ठीक है। यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है तो राजनीतिक दलों में कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें आईटी अधिनियम 1961 मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रासंगिक है। ऐसा किस सेक्शन में कहा गया है, तो इस ऐसा कहा गया है जो धारा 13A में कहा गया है। क्या कहा गया है कि जैसे कि जो राजनीतिक दल की प्राप्त कुल आय शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा धारा 13 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन आय में शामिल नहीं है। कम्यूटेड पेंशन, बिना कम्यूटेड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अवकाश वेतन। ध्यान दो, ए बी और डी ये सारी चीजें जो है वेतन में शामिल की जाती हैं। बस एक चीज नहीं होती है, पारिवारिक पेंशन ये कंसीडर करी जाती है IFOS में, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। कर मुक्त वेतन के मामले में, कर मुक्त वेतन के मामले में कर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है, ठीक। कर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना है कर नियोक्ता द्वारा, ठीक है। और संसद के सदस्य के प्राप्त वेतन कितना होगा, वो वेतन होगा वेतन आय के रूप में कर योग्य होगा, ठीक है। संसद का जो सदस्य उसको प्राप्त वेतन हुआ है, अब वो वेतन के उसमें कर योग्य होगा, क्योंकि देखो 5 हेड्स होती हैं, ठीक है। पांचों के नाम जो होते हैं वो, अब जैसे कि अगर किसी को वेतन मिला है तो वो वेतन के हेड में जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदेश में तैनात एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त भत्ता वो होगा पूरी तरीके से आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। सरकारी कर्मचारी की बात करी जा रही है, वहां पे सारी की सारी छूट मिलती है, ठीक है। महंगाई भत्ता निम्नलिखित के लिए कर योग्य है। इनके लिए सभी करदाताओं के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। किराया, मकान किराया भत्ता ये क्या होता है, ये होता है आंशिक रूप से कर योग्य होता है, क्योंकि मकान किराया आधा पोर्शन मान लो से किराया ले रहा है तो वो आधे पोर्शन पे ही जो है टैक्स लिया जाएगा। और महानगरीय शहरों में HRA, ठीक है, HRA अब हाउस रेंट अलाउंसेस होता है जिसका आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो कितना जो वेतन का होता है 50% की छूट की सीमा है।
पहली बात तो एक्चुअल एचआरए जो भी रिसीव करा है वो 50% सैलरी का देख लो, और उसमें क्या कर लो 2.5 लाख, जो भी इनमें से विच एवर इज लेस, ठीक है। शिक्षा का भत्ता अधिकतम के लिए छूट दी गई है। कितने लोगों के लिए शिक्षा भत्ता में? 2 बच्चों के लिए छूट दी गई है। कितना? एक प्रति बच्चे का 100 रुपए के हिसाब से, और वो कितने? 2 बच्चों के हिसाब से 200 रुपए, फिर 200 रुपए प्लस पूरे साल में 2400 रुपए, ठीक है। बच्चों की शिक्षा भत्ता छूट प्राप्त की गई है, तो कितना? प्रति बच्चे 100 रुपए, ठीक है। प्रति बच्चे के हिसाब से 100 रुपए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपए, ठीक है। लेकिन ये प्रति वर्ड नहीं लगा होगा, अधिकतम कितना हो जाएगा? 200 रुपए, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों का मनोरंजन भत्ता छूट दी गई है, जो मूलतः वेतन या वास्तविक भत्ते के रूप में कम से कम 20% है। सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ता छूट प्राप्त की गई है, जो मूलतः वास्तविक भत्ते से कम 20% के कम है, ठीक है। तो कितना है? 5,000 रुपए तक जो है वो मनोरंजन का होगा, ठीक है। 20% या उससे कम है तो कितना? 5,000 रुपए। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 16 में, ठीक है। सेक्शन 16 में लिखा है। अब अनुलाभ क्या है? अनुलाभ होता है जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाएं होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। कर्मचारी के लिए अनुभाग क्या है? वो अनुलाभ का मतलब होता है कि जो अनुलाभ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी किसी कंपनी का निदेशक है, उसका वार्षिक वेतन 1 लाख रुपए किराया मुक्त आवास मूल्य इस प्रकार माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना? 1,000 रुपए जो है वो मूल्य माना जाएगा, ठीक है। 25 लाख से अधिक की आबादी गैर सरकारी कर्मचारियों के मामले में किराया मुक्त आवास का कर योग्य होगा। कितना कर योग्य होगा? कर्मचारी के वेतन का 15% सिर्फ और सिर्फ। आरपीएफ में कितना आ जाता है? 9.5 आ जाता है। ये तो बिल्कुल एकदम रटा हुआ है क्योंकि ये सैलरी से रिलेटेड है। और आरपीएफ में ब्याज में कितने छूट मिलती है? 9.5 मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में मामले में पेंशन को सारांशीकृत पूरी तरीके से छूट प्राप्त है। एक सरकारी कर्मचारी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक सरकारी कर्मचारी को है, क्योंकि जितनी भी छूटें पूरी तरीके से प्राप्त है वो सब किनको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी को, ठीक है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त समय मुआवजे छूट में वैधानिक छूट कितनी मिलती है? आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, ठीक है। यदि निजी अस्पताल में इलाज किया जाता है तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति कितने 1,000 रुपए तक है? 15,000 रुपए तक है, ठीक है। प्रारंभिक व्यय में कटौती के अनुमति दी जाएगी, ठीक है। अनुमति कितनी कटौती दी जाएगी? आपकी वो होगी आपकी स्टार्टिंग की 5 किस्तें, ठीक है। वह वेतन जिसे पर नियोक्ता द्वारा आयकर वहन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर मुक्त वेतन, ठीक है। असूचीबद्ध शेयर की बिक्री पर दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ क्या है? उस पे आपको छूट दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज, जिसको पहले से रिकॉग्नाइज कर नहीं कराता है उसको, वो क्या है? मान्यता प्राप्त पीएफ है, ठीक है।
फिर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस क्या है? तो पूरी तरीके से कर योग्य है। हाँ, पूरी तरीके से कर योग्य है क्योंकि बोनस मिला है। ठीक है। एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को मासिक वेतन के अलावा अन्य भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो वो टैक्सेबल, वो क्या होगा, जैसे कि अलग से जो भुगतान किया जा रहा है वो आपके भत्ते कहलाएंगे। ठीक है, मान लो महंगाई भत्ता हो गया या फिर किसी और चीज का भत्ता दिया। फिर उसके बाद में मनोरंजन भत्ता को किस धारा में बताया गया है? धारा 16 और सबसेक्शन 3। ठीक है, अनुसंधान, शैक्षणिक और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का प्रोत्साहन करने के लिए भत्ते को क्या कहा जाता है? शैक्षणिक भत्ता। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, एक बार शैक्षिक भत्ता लिखा हुआ है, एक बार शैक्षणिक भत्ता लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, उसका हम आंसर बाद में करेंगे। बच्चों की शिक्षा भत्ता 2 बच्चों के प्रति बच्चा 100 है। ठीक है, तो अधिकतम कितना? 200 रुपए तक छूट मिलेगी। ठीक है, कितने रुपए तक की छूट मिलेगी? 2 बच्चों के प्रति बच्चा भत्ता 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 100 है, तो जो है 200 रुपए का मिलेगा छूट। ठीक है, 2 बच्चों के लिए प्रति 300 रुपए है, तो बच्चों के छात्रावास के लिए कितना मिलेगा? 300 मिलेगा। ठीक है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाने वाला परिवहन निम्न तक है, वो कितना है? 1600 रुपए, फ्लैट 1600 रुपीज। ठीक है, विदेशी भत्ता पूरी तरीके से छूट भत्ता होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किस आय पर छूट प्राप्त है? तो चिकित्सा भत्ता होता है। और फिर शिक्षा भत्ता के लिए कितने की छूट दी गई है? वो 2 व्यक्ति तक की छूट दी गई है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी को पिछले वर्ष के दौरान 12,000 रुपए और रुपए का वेतन 10,000 रुपए मनोरंजन भत्ता प्राप्त किया, उसे 6,000 रुपए खर्च किए, वह कितने रुपए सेकेंड? 16 सेकेंड। ठीक है, धारा 16 सेकेंड अनुच्छेद सेकेंड में कटौती का हकदार है, तो वो कोई भी कटौती का हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी ने पिछले वर्ष। ठीक है, और जो मनोरंजन के लिए मिलता है छूट, वो 16(3) में मिलता है। एक निर्धारित खुदरा व्यापार व्यवसाय लागू हुआ है, तो प्रकल्पित आय योजना लागू होती है यदि माल का खुदरा व्यापार का कुल कारोबार निम्न से अधिक होता है, तो कौन सा? 30 लाख रुपए होती है। ठीक है, 3 बच्चों के लिए प्रति बच्चा 80 रुपए प्रति माह की दर से बाल शिक्षा भत्ता पाने का हकदार है। 240 रुपए प्रति माह है, जिसकी राशि 240 रुपए प्रति माह। कितनी छूट मिलेगी? 200 रुपए तक छूट मिल जाएगी। आपका चाहे 240 हो, जैसे कि मान लो 80 रुपए है। ठीक है, 80 रुपए प्रति माह, 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 8 त्रिक 24, तो ये आपको 240 हो जाएगा। लेकिन आपको छूट कितनी मिलेगी? एक बच्चे पे 100 रुपए का। ठीक है, तो 2 बच्चे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 200 रुपए। ठीक है, क्लियर कटना। फिर उसके बाद में आर ने 2000 में उसकी पत्नी अपनी घर की संपत्ति उपहार में दी। आर ने घर की संपत्ति 5,000 रुपए प्रति माह किराए पर दिया, और ऐसी गृह संपत्ति होने वाली आय निम्न हाथों के कर योग्य है। ठीक है, श्रीमती आर के हाथों में कर योग्य है। क्यों? क्योंकि ये आर लिखा हुआ है, इसी से पहचान लो। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन आय में शामिल नहीं है? कम्यूटेड पेंशन, बिना कम्युनिकेटेड, तो इसमें वेतन में कौन सा शामिल नहीं? पारिवारिक पेंशन, क्योंकि बाकी सारी चीजें टैक्सेबल है इन द हेड ऑफ सैलरी। कर मुक्त वेतन के मामले में ऐसे वेतन पर कोई कर देय नहीं होता, कर मुक्त कहलाते। ठीक है, फिर नेक्स्ट, असूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर
अवधि पूंजीगत लाभ है, ठीक है, क्या है, कर योग्य है। क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में अवकाश यात्रा रियायत खंड के अनुसार समझाया गया। तो ये कहाँ पे बताया गया? धारा 10 में बताया गया और सब सेक्शन 5 में बताया गया, ठीक है। एक कर्मचारी को दिया गया किराया मुक्त आवास, वो उसका क्या, उसका भत्ता कहलाएगा, अनुलाभ कहलाएगा, वेतन के बदले लाभ कहलाएगा, या उनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा उनमें से कोई नहीं, ठीक है। 1961 के तहत मशीनरी का मूल्य ह्रास आरोपण किया जाता है, तो वो उसकी बुक वैल्यू पे होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आज की डेट में हम लोग ने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो सके, और एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सो वेलकम बैक टू एलयू अपडेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये एमसीक्यू है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं इसके पहले कुछ एमसीक्यूज करा भी चुकी हूँ, इसके आगे पहुँचते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपके एमसीक्यू कराए थे वो समथिंग 10 तक कराए थे। इसके बाद में अब आज शुरू करेंगे, 11वें से स्टार्ट करेंगे। यदि कर की गणना के लिए कृषि आय डैश मानी जाती है, तो कृषि कर की गणना के लिए आय, देखो सबसे पहली बात तो कि जो कृषि होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और अगर उसमें होता है तो पार्शली उसमें बिजनेस इनकम होती है और फिर पार्शली टैक्स लगता है, ठीक है। तो 5,000 से अधिक और कुल आय से छूट अधिक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन राइट ए है। आयकर अधिनियम किस धारा में छूट प्राप्त आय का उल्लेख किया गया है? तो आयकर में किस धारा में छूट? तो धारा 10 में बताया गया वो चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए बताया गया? रिबेट का है, ठीक है। ठीक है। कर मुक्त अर्थ क्या होता है? कुल आय में शामिल नहीं है कृषि आय, और आयकर के तहत योग्य सीमा नहीं है। तीनों ही ऑप्शन राइट है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। आय के निम्न प्रकार शामिल है, कानूनी गैर कानूनी दोनों। आय सब में शामिल होता है, ठीक है, चाहे वो गैर कानूनी हो चाहे वो नहीं हो। जैसे कि मैंने अगर कहा कि आप चोरी करके लाए, ठीक है, अब ये चोरी करना तो गैर कानूनी हुआ ना, गैर कानूनी हुआ। अब ये चीज गैर कानूनी है तो इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन हाँ इसके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब जैसे मैंने बोला क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें 30% का टैक्स लग रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, 30% का टैक्स लग रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे अगर 30% का टैक्स लग रहा है तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी तो इलीगल है इंडिया में, उसके पे 30% टैक्स लग रहा है, टैक्स तो लीगल है, तो दोनों चीजों पे लग रहा है। एक घरेलू कंपनी का क्या मतलब है? देखो सिंपल सा, एक वो कंपनी जिसका जो ब्रांचेस है वो विदेशी कंपनी में, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के अंदर है, तो वो कौन सी कंपनी होगी? घरेलू कंपनी होगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आकस्मिक आय। का क्या मतलब होता है? ब्याज से प्राप्त आय। तो देखो ब्याज से प्राप्त आय होगी तो वो इनकम फ्रॉम आउट सोर्स हो जाएगी, ठीक है, अदर सोर्स हो जाएगी। लाभांश इनकम वो किस में आएगी? कैपिटल गेन मानी जाएगी। प्राप्त पेंशन वो किस में मानी जाएगी? वो दरअसल प्राप्त पेंशन है वो सैलरी हेड में तो आती है, लेकिन कभी कभी वो जो है कंसीडर करी जाती है किसमें? IFOS में, मतलब इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स में, ठीक है। अब लॉटरी से जीतना आकस्मिक आय है, वो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त पूर्ण लाभ देकर कर दायित्व तरीका है कर प्रबंध, कर परिहार, कर योजना, ठीक है। प्रदत्त पूर्ण लाभ लेकर कर दायित्व का तरीका एक कर योजना कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति की कुल आय उसके आधार पर निर्धारित करती है, किसमें आवासीय स्थिति पर निर्धारित करती है। कैसे कि कुल आय किसके आधार पे कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया, ये चीजें कहाँ बताई गई हैं, ये चीजें सेक्शन 6 में बताया गया है। कंपनी का आवासीय स्थिति की निर्धारित की जाती है धारा 6(4) में। आवासीय स्थिति कहाँ बताई जाती है, धारा 6 उपधारा 6 में, ठीक है। भारत का आय का अर्थ क्या है, आय हुई भारत में अर्जित माना गया, आय प्राप्त हुई भारत में प्राप्त हुई है, तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। पिछले वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त आय के मामले कर योग्य, तो आतंक विरोधी ये आय के मामले में कर योग्य है। RNOR, ठीक, ये भी है। NR नॉन रेजिडेंशियल, सारे ही केसेस जो है वो कर में आते हैं। अब टैक्स प्लानिंग कानूनी है या अवैध कानूनी? देखो, पहली बात तो टैक्स प्लानिंग जो होती है वो कानूनी है, एथिकल भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट। कर नियोजन निम्नलिखित कर देनदारियों में कमी आती है। एक कंपनी एक निर्धारित, ठीक है, देनदारी में कमी आती है तो वो कर निम्नलिखित में की कर देनदारी में कमी आती है, वो डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। टैक्स HUF नहीं होगा, ठीक है, कंपनी भी नहीं होगा, व्यक्ति भी नहीं होगा, तो बचा क्या, एक निर्धारित। कानून तोड़े बिना कर से बचने की कला, कर परिहार। जब कोई व्यक्ति झूठा दावा करके अपनी कुल आय कम करता है तो ये एक प्रक्रिया है कर की चोरी। कैसे, व्यक्ति झूठा दावा कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रॉड कर रहा है और अपनी कुल आय को कम बता रहा है, ठीक है। ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, वो टैक्स एविएशन वाला किस्सा हो जाएगा, टैक्स की चोरी हो जाएगी, ठीक है। व्यक्ति को आय प्राप्त हो सकती भारत में, भारत के बाहर, भारत के बाहर, भारत में और कहीं नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट। ये तो ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो आप लोग फटाफट लगा ही लोगे, ठीक है। कृषि आय है, कृषि जो होती है पहली बात तो उसमें छूट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पहले से ही पता लग जाएगा। भारतीय कंपनी के लाभांश, क्वेश्चन नंबर 27, HUF की आय HUF के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि निम्नलिखित होगी। पूर्ण तरह से कर योग्य, धारा 10 धारा 2 में छूट मिलेगी, या वेतन के तहत कर योग्य या कर योग्य, तो ऑप्शन बी इज राइट, धारा 2। क्यों, क्योंकि छूट की बातें कहाँ बताई गई हैं, सेक्शन 10 में बताई गई है। साझेदारी फर्म द्वारा लाभ का हिस्सा पूरी तरह से कर योग्य है, धारा 10(2)(a) में के तहत, वेतन के तहत या 2-2.5 लाख के ऊपर, ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 इज राइट। कर्मचारी को प्रदान की गई गैर मौद्रिक मतलब नॉन मॉनेटरी अनुलाभ नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया धारा तहत में
में बताया गया है, 10CC में बताया गया है। ठीक है, संसद सदस्य और विधायक द्वारा प्राप्त दैनिक और निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता, उद्देश्य क्या है, छूट देने का। ठीक है, और कोई तो नहीं है, जैसे कि कर योग्य ऐसा नहीं है, दर के लिए कुल आय शामिल ऐसा भी नहीं है, खर्चा की गई राशि छूट है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि सैन्य कर्मचारियों की कानूनी उत्तरदायित्व पेंशन को परिचालन कर्तव्य के दौरान मृत्यु हो गई, धारा 10-18 के अनुसार, धारा 10-19। अच्छा देखो, ये जो चीज है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को जब बुक में पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था धारा 10 में छूट दी जाती है, उसी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया, डेयरी फार्म से आय ये नहीं है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म से आय। ठीक है, कृषि में लगी एक कंपनी में लाभांश, तो ये सारी नहीं है। कृषि से प्राप्त क्या, कि एक जमीन है, वहां पे कुछ बीज डाले गए, उससे जो प्राप्त आय हो रही है वही कंसीडर करी जाती है एग्रीकल्चरल एरिया में। ठीक है, असेसमेंट ईयर 12 महीने की अवधि का होता है, कि पहले दिन से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? मैंने बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल से। ठीक है, पिछला वर्ष अवधि का हो सकता है, तो ये पूरे 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। जैसे कोविड में अभी डेट एक्सटेंड कर गई थी, तो ये 12 महीने के ज्यादा भी हो गया था। ठीक है, भारत में पहली बार आयकर कब बना? 1860 में बना, क्योंकि तब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ और हम लोग उसी की सुन रहे थे। ठीक है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आयकर दर किसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है? तो ये मैंने बताया था फाइनेंशियल एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, फाइनेंशियल एक्ट के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, एक निर्धारित की सकल कुल आय की गणना करने के लिए आयकर कितने शीर्ष होते हैं? उसके 5 शीर्ष होते हैं। कैसे, क्यों? देखो भाई, सैलरी होता है, एचपी होता है, कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस और प्रोफेशन होता है, फिर उसके बाद में अदर सोर्स होता है। 3 + 2 = 5। ठीक है, वर्तमान आयकर अधिनियम के रूप में कौन सा है? आयकर अधिनियम 1961। पिछले प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ 12 महीने की अवधि को क्या कहेंगे? मूल्यांकन वर्ष बोलेंगे भाई। ये क्या हो सकता है? असेसमेंट ईयर। ठीक है,
आय की परिभाषा, आय की परिभाषा कैसी है? समावेशी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ लिया गया। आयकर अधिनियम पारित किया। अरे क्या हुआ? ठीक है, फिर आयकर अधिनियम पारित किया गया था कब? 1961 में पारित किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। ठीक है, पिछले वर्ष की अवधि का अर्थ क्या है? वो बेटा वित्तीय वर्ष कहलाता है। निर्धारित वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। आयकर की गणना की जाती है। आयकर की गणना किससे करी जाती है? अचल संपत्ति से नहीं, राजधानी से नहीं, व्यापार लाभ से बिल्कुल भी नहीं। किससे करी जाती है? आय से करी जाती है। आयकर को छोड़ के सभी प्रकार की आय को वसूला जाता है। कि आयकर किस चीज को छोड़ता है? औद्योगिक आय को कंसीडर करेंगे, पूंजीगत लाभ को कंसीडर करेंगे, घरेलू संपत्तियों को भी कंसीडर करते हैं। तो क्या चीज छोड़ते हैं? कृषि आय को छोड़ते हैं। ठीक है, आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1961 को लागू हुआ। ठीक है, पहला आयकर अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? 1860 में पेश किया गया था। ठीक है, आयकर क्या है? आयकर बेटा एक प्रत्यक्ष कर है, जो कि गवर्न किसके द्वारा करा जाता है? सीबीडीटी के द्वारा करा जाता है। ठीक है, आयकर अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1961 पारित किया गया था। ठीक है, संघ सूची में कौन सी प्रविष्टि संसद को आय कर लगाने की शक्ति देती है? कहाँ पे? शेड्यूल 1 के सब शेड्यूल 7 में। ठीक है, आयकर की परिभाषा के अनुसार आय निम्नलिखित में सम्मिलित है। लाभ और लाभांश घोषित बनाए गए ट्रस्टों उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन शुरू किया गया होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले और 12 महीने की अवधि कहलाती है। ठीक है, तो निर्धारण वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष का अर्थ वित्तीय वर्ष से ठीक पहले का है। मूल्यांकन वर्ष। मूल्यांकन वर्ष कैसे? क्योंकि वित्तीय वर्ष आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में असेसमेंट ईयर आएगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। धारा 2 उपधारा 7 के मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? देखो, ये सारे ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ना और फिर उसके बाद में सेल्फ सॉल्व करना। ठीक है, एक व्यक्ति शामिल है व्यक्तिगत और एचयूएफ में, फर्म एंड कंपनी में, ये भी व्यक्ति कहलाते हैं, एओपी बीओआई में। तो ये सारे के सारे राइट है। ठीक है, पंजीकृत व्यक्ति में शामिल कौन है? पंजीकृत भी शामिल है, व्यक्ति में शामिल है पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, फिर उसके बाद में व्यक्तियों के संघ में शामिल है। ठीक है, व्यक्ति, खुद व्यक्ति, कंपनी और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति। व्यक्तियों के समूह में होते हैं केवल व्यक्ति, कंपनी। तो व्यक्तियों के समूह में केवल व्यक्ति होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, एक के अलावा कोई भी व्यक्ति, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का व्यक्ति, ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है,
व्यक्ति की परिभाषा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। किसमें? माइनर में, क्योंकि माइनर एक पर्सन तो है लेकिन वो कौन है? 18 साल से कम का है, इसीलिए वो कंसीडर नहीं किया जा रहा। ठीक है। मकान का किराया भत्ता एक निश्चित सीमा तक ही छूट दी गई है। ठीक है। उच्च सीमा क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? सेक्शन 24 में पता चल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 24 पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में आमतौर पे निवासी होने के लिए एक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या संतुष्ट? अच्छा, एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और एक एडिशनल कंडीशन पूरी कर दे। दोनों कंडीशन पूरी कर देगा तो वो बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? एक मूल शर्त पूरी कर दे और एक अतिरिक्त शर्त पूरी कर दे। फिर उसके बाद में एक नया क्वेश्चन है, एक कंपनी के पास आवासीय स्थिति के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो उसके पास में 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो वो रेजिडेंशियल होगी या तो वो नॉन रेजिडेंशियल होगी। भारत का एक नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है, उसे निवासी बनने के लिए पिछले वर्ष कम से कम 182 दिन तो भारत में ठहरा हो ना, तो 182 इज राइट आंसर। ठीक है। HUF के मामले में करदाता कौन है? HUF के मामले में जो करता होता है वही करदाता होता है, क्योंकि वही टैक्स जमा करेगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि HUF का जो ओनर होता है उसको कर्ता बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक जो रोजगार के उद्देश्य से विदेश जाता है, उसे निवासी बनने के लिए कम से कम कितने दिनों तक भारत में रहना चाहिए? सिंपल, 182 दिन रहना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में 2 बार आया है, और जब एट दैट टाइम जब मैं एग्जाम दे रही थी ना, तो मेरे एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से निवासी नहीं हो सकता है? तो निम्नलिखित रूप में कौन सामान्य रूप से निवासी नहीं हो सकता है? तो सभी लोग निवासी हो सकते हैं सिवाय हिंदू अविभाजित परिवार के, बाकी सारे लोग सामान्य निवासी हो सकते हैं। भारत में प्राप्त आय, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर हो, निवासी के मामले में कर प्रभाव क्या प्रभाव है? कर योग्य स्लैब के अनुसार होता है। ठीक है, भारत के बाहर निवासी के मामले में कर योग का क्या प्रभाव होता है? जैसे स्लैब होता है। ठीक है, हमारे भारत में जो स्लैब है वो प्रोग्रेसिव टेक्निक से किया गया। ठीक है, जिसकी जितनी इनकम उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और जिसकी जितनी कम उसको बाकी की छूटें मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके का हो सकता है कि भारत के बाहर वो प्रोपोर्शनेट या फिर जो है उसका टैक्स जो है डिक्लाइन मोड में या डाउनवर्ड स्लोपिंग के हिसाब से हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कि टैक्स रेट किस हिसाब से लगाया गया। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव नेचर का लगा हुआ है टैक्स, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा है उसको उतना अधिक कर देना पड़ता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन बिहाइंड वाला मैं पूरे रेगुलर क्लास में समझा चुकी हूँ, उसमें आपको मतलब मिल जाएगा। अदरवाइज जो चीजें हैं वो ये समझ लो कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में स्थापित व्यवसाय नियमित नियंत्रण या पेशे भारत के बाहर प्राप्त और अर्जित आय। ठीक है, निवासी के मामले में प्रभाव क्या है?
ठीक है। तो सिंपल ये कर योग्य होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो पीजीबीपी है, ठीक है, वो भारत के बाहर भी अगर आपने कमाया तो भारत में जब आप उसको ले करके आओगे तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवासी व्यक्ति के मामले में भारत में प्राप्त आय क्या है? ठीक है, भारत में प्राप्त आय क्या होगी? उसी वित्तीय वर्ष में भारत में कर योग्य नहीं होगी, अगले साल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत के अर्जित और भारत के निम्नलिखित में से कर योग्य कौन सी होगी? निवासी और सामान्य रूप से केवल निवासी, ठीक है। विदेशी घर की संपत्ति केवल निम्न प्रकार में कर योग्य होती है जब वो सामान्य रूप से निवासी होते, ठीक है। एक साझेदारी फर्म ने आवासीय घर बेच दिया, फर्म को धारा के तहत छूट प्रदान मिलेगी। तो साझेदारी फर्म में उन्होंने आवासीय घर को बेच दिया तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। भारत के बाहर प्राप्त ब्याज के तहत पूंजीगत लाभ कर योग्य है 54 EC के अनुसार, ठीक है। फिर जो एक आवासी, ठीक है, अनिवासी व्यक्ति को एक कलात्मक पुस्तक पर रॉयल्टी दी गई। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, अच्छे से याद कर लो। मैं जब अपने टाइम में वाइवा दे रही थी ना, तो मेरे वाइवा में ये वाला क्वेश्चन आया था। मैडम ने पूछा था कि जो 80 QQB होता है उसकी जो रॉयल्टी होती है वो मतलब कितने तक मिल सकती है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की रॉयल्टी जो है छूट मिलती है, ठीक है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये क्या, इसके तहत जो कटौती मिलेगी वो शून्य होगी, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन एक साधारण निवासी नहीं हो सकता है? साझेदार फर्म, ठीक है। भारत के बाहर सेवाओं के लिए भारतीय नागरिक को भारत सरकार द्वारा देय वेतन क्या है? तो ये कर योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार द्वारा देय वेतन और भारत के बाहर सेवाएं दी जा रही है तो वो हमारी कंट्री में कर योग्य नहीं हो सकती, ठीक है। आयकर धारा 10 में पढ़ेंगे हम लोग। देखो ध्यान दो, जो सेक्शन 10 होता है वो वो क्या होता है, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट वो मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, डिडक्शन मिलती है, ठीक है। छूट प्राप्त आय वो कहलाता है, ठीक है। फिर आयकर अधिनियम में किस धारा में छूट प्राप्त करी गई है? धारा 10 में करी गई है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कर से पूरी तरीके से छूट प्राप्त आय निम्नलिखित के अंतर्गत सूचीबद्ध है, किसमें? 10 में, ठीक है।
छूट प्राप्त है धारा 10 में, ठीक है। केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए किसी भुगतान पुरस्कार है तो पूरी तरीके से छूट दी जाती है, ठीक है। फिर छूट किसे छूट दी जाती है? छूट इसमें सब विदेशी भत्ते पे छूट दी जाती है, डीए पे नहीं होती है, डीए टैक्सेबल होता है, हेल्थ टैक्सेबल होता है, ठीक है। अच्छा, जो कर्मचारियों को रिफ्रेशमेंट मिलता है वो कितने रुपए तक का एक दिन का मिलता है? 50 रुपए तक का मिलता है, ठीक है। बुआ